बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर इलाके का एक गांव, जहां एक युवक 16 जून को अपने फेसबुक पर लाइव आता है और अगले ही दिन उस गांव में पुलिस की कार्रवाई होती है। गोलियां चलती हैं और कुछ घंटों बाद उस युवक की मौत हो जाती है। अब परिवार कह रहा है ये इनकाउंटर नहीं, हत्या है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई परिस्थितियों के मुताबिक हुई, लेकिन अब वो मामला सिर्फ आरोप और सफाई तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस केस में अब कुछ पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और स्थानीय पुलिस से अलग स्वतंत्र जांच की मांग भी उठ चुकी है। यानी सवाल अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि उस युवक के साथ क्या हुआ, सवाल ये भी है कि क्या इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस से अलग स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं P3 मंच। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की, जो राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पिछले कुछ दिनों से यह गांव सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई की वजह से नहीं, बल्कि उस कार्रवाई के बाद उठे सवालों की वजह से चर्चा में है। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम उसी मामले की बात करेंगे, जिसमें एक युवक की मौत हुई, परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है और पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है। क्या अब यह पूरा मामला जांच, जवाबदेही और न्यायिक समीक्षा के दायरे में पहुंच चुका है? हम बात कर रहे हैं भरत भूषण तिवारी की, जिसकी मौत पुलिस कार्रवाई के बाद हुई और जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल भरत की छवि नहीं, बल्कि उसकी मौत की परिस्थितियां हैं। आखिर उसके साथ हुआ क्या? यहीं से यह मामला सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई नहीं रह जाता, बल्कि जांच, जवाबदेही और न्याय का मामला बन जाता है। भरत भूषण तिवारी, इस गांव में अभी ये नाम सिर्फ एक मौत की वजह से नहीं लिया जा रहा, बल्कि इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि परिवार और गांव के कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत सिर्फ अपने घर तक सीमित रहने वाला युवक नहीं था, बल्कि वह गांव और आसपास के लोगों की भी बातें उठाता था, स्थानीय समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करता था और गांव के लोगों के बीच उसकी पहचान एक ऐसे युवक की थी जो खुलकर बोलता था। सामाजिक कार्यों में रहते थे। यहाँ जवैनिया गांव के लोग जो विस्थापित हुए हैं, उनको यहाँ एक टाड़ी लोग बोलते हैं, वहाँ पर उन लोगों को बिहार सरकार का पर्चा मिला हुआ है, वही मकान बन रहा है। उन्हीं सब लोगों को लेकर के वो लोग बोले थे इनको, ये सब वही मुद्दा उठाए थे कि यहाँ जो इसे पानी में से ला करके फिर पानी में इन लोगों को रखा जा रहा है, यहाँ कम से कम मिट्टी भराई की जाए हैं, उसके बाद इन लोगों का मकान बनाया जाए। उन्हीं लोगों का मुद्दा उठा रहे थे। भरत तिवारी को ऐसा कोई नहीं जो नहीं पहचानता है। बच्चा आप लोग देखता है ना, हमको बच्चा जानता है सर। वो हम लोग के घर में इकलौता ऐसा था जिसको घर वाला ही नहीं पूरा दुनिया पसंद करता था जी। उसका व्यवहार ऐसा था ना, वो तो समाज सेवा का काम करता था। वो हम लोग भी कहते थे कि छोड़ दो, उसमें क्या है, नहीं हम करबे करेंगे, मानता भी नहीं। लेकिन इस रिपोर्ट का केंद्रीय सवाल भरत की छवि नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भरत के साथ आखिर हुआ क्या। इस पूरी कहानी को समझने के लिए उन 24 घंटों को समझना जरूरी है, जिनके बीच एक फेसबुक लाइव, पुलिस की कार्रवाई और एक मौत दर्ज हुई। सार्वजनिक तौर पर सामने आई जानकारी, परिवार के दावों और पुलिस के आधिकारिक बयानों के मुताबिक पहले भरत का फेसबुक लाइव सामने आया, इसके बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। अगले दिन सुबह उसके पिता थाने गए, फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, भरत को गोली लगी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यहीं से दो अलग अलग दावे सामने आते हैं। एक दावा परिवार का है और दूसरा पुलिस का। और अब इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी चीज खड़ी है वो है जांच। पहला बड़ा सवाल, अगर सरेंडर किया था तो गोली क्यों चली? परिवार का सबसे बड़ा आरोप यही है। परिवार का कहना है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। तो सब कोई जानता है, सब किसी को पता है कि हम सरेंडर कर दिए तो हमको कानून उठा करके ले जाएगा, हमको मारेगा नहीं, जान से मारेगा नहीं। इसी विश्वास पर न कानून को कोई सरेंडर करता है, कर दिया।
करने के बाद भी मार दिया, वो क्या है? आश्वासन दिया गया है कि हम लोग मारेंगे नहीं, और कहा भी लड़का कि जो भी काम है फ्रेश होना चाहिए, हम जवनिया के लिए मदद कर रहे हैं, देखने आए हैं, नहीं हम लोग नहीं मारेंगे। इसी दौरान जो है वो बिक दिया हथियार को, वो भी हम देख रहे हैं, चाहे भी देख रहे हैं, हथियार बिक दिए हुए है। एक जवान भी हथियार को जाके उठाया, यहाँ तक तो चल रहा है। इसके बाद में मोबाइल बंद हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो आगे तो नहीं हम लोग सीन देख पाए, वहीं इसको मर्डर कर दिया गया। यानी परिवार की नजर में सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, सवाल ये है कि अगर कोई आदमी सरेंडर कर चुका था तो उसके बाद गोली चलाने की नौबत ही क्यों आई। परिवार यह भी कह रहा है कि भरत की मानसिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं थी। उनके मुताबिक वह कुछ समय से मानसिक रूप से अस्थिर था और उसके व्यवहार में बदलाव देखे जा रहे हैं। बोले कि इस तरह का हरकत है, हमारा बच्चा थोड़ा दिमागी थोड़ा टेंशन में है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, पहले से भी कुछ मैंने है उसके ऐसा बात। उनका कहना है कि अगर भरत सचमुच मानसिक रूप से अस्थिर था तो यह पुलिस के लिए और ज्यादा सतर्कता, संयम और सुरक्षित तरीके से कार्रवाई करने की वजह होनी चाहिए थी, न कि परिवार के आरोपों के मुताबिक आत्मसमर्पण के बाद गोली चलने की। परिवार का सीधा सवाल है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया था तो फिर उसके बाद गोली क्यों चली। भरत के चचेरे भाई का कहना है कि सरेंडर इसलिए किया जाता है ताकि जान बच जाए, लेकिन उनके मुताबिक यहाँ सरेंडर के बाद भी गोली चली। परिवार का दावा है कि भरत को कई गोलियां लगी। वे यह भी कह रहे हैं कि उसकी मां के सामने यह सब कुछ हुआ। यहाँ साफ कर दे, ये परिवार के आरोप हैं और पृथ्वी मंच इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन यही आरोप इस पूरे मामले के केंद्र में है। परिवार बार बार यही पूछ रहा है, अगर भरत ने हथियार छोड़ दिया था, अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो फिर पुलिस ने गोली क्यों चलाई। दूसरा सवाल, पिता को थाने में क्यों रोका गया। इस मामले में भरत के पिता काशीनाथ तिवारी का बयान भी बेहद अहम है। उनका कहना है कि घटना वाले दिन वह खुद सुबह करीब 7 बजे थाने गए थे, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें वहां एक तरह से रोक कर रखा गया और कई घंटे बाद उन्हें घर जाने दिया गया। हाँ, इसमें मान लेते हैं हम नहीं थे, इसलिए नहीं थे, जिस दिन का घटना है उस दिन हम सुबह में उठे हैं, 7 बजे में हम थाना दौड़ के गए हैं। उसी दिन थाना गए हैं, बैठिए हमको बैठा दिया, देख रहे हैं कि फोर्स लो रेडी हो रहा है, वहाँ पर अपना राइफल दुनिया जहान स्टेपिए है, कौन है सब आया है। तो हमको तो थोड़ा शक लग रहा था, तो हम सोचे कि ठीक है, सूचना दे दिए हैं, हम अब जा रहे हैं, बैठिए। ऐसे करते करते हमको बैठाया कम से कम 12 बजे तक, 4 बजा। इसके बाद में 4 बजे हमारा पोता को लेके अचानक पहुंची। हमको कोठरी में इधर बंदी बनाए हुए तक, केवाड़ी भी बाहर से लगा लॉक करता था, लेकिन कभी कभी खोलता था। हाँ, लॉकअप में रखा था हमको। इधर जो ऑफिस टाइप का है, हाजत में नहीं रखा था हमको, इधर एगो कोठरी था, उसी में रखा था ना। पिता का कहना है कि जब उन्हें थाने में एक तरह से बंदी बनाकर बैठाया गया, तभी उनके मन में यह लगा कि आज कुछ गलत होने वाला है। शंका हुआ हमको, जब ये कहा कि जब ठेहुन में लगा है उसको, तो हमको कान खड़ा हुआ कि भाई ठेहुन में लगा हुआ है, कह रहा है कि माइनर है, तो सोचे कि चलो इलाज होगा, ठीक हो जाएगा। हमको ये लोग आश्वासन में हमको रखा। अब अगर पिता का ये दावा सही है तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है, वो थाने क्यों गए थे, उन्हें रोककर क्यों रखा गया। क्या पुलिस को पहले से कुछ अंदेशा था, या फिर ये सब उसी कार्रवाई का हिस्सा था जो बाद में भरत की मौत पर जाकर खत्म हुई। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि परिवार इस हिस्से को पूरे घटनाक्रम की अहम कड़ी मांग रहा है। तीसरा सवाल, परिवार के मोबाइल पुलिस के पास क्यों है। परिवार के आरोप सिर्फ गोलीबारी तक सीमित नहीं है। भरत के चचेरे भाई का कहना है कि भरत के 2 भाइयों के मोबाइल फोन अब भी पुलिस की कस्टडी में है और फोन मांगने पर परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया।
दवाई मांगने गए थे, गाड़ी मांगने गए थे। हाँ, अब पता नहीं भगा दिया, कोई जाति का बेइज्जत टाइप का, किसी को भी बेइज्जत। परिवार का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ भरत की मौत का दुख नहीं है, उन्हें डर भी है। डर इस बात का कि कहीं पुलिस परिवार के दूसरे लोगों को भी परेशान न करे। ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन ने मेरा रक्षा किया। आपको देख के मेरे को डर लग रहा। आप मेरे सुरक्षा के लिए आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है इसमें क्या मत आई। आप फिर लग रहा है कि आप गोली मार देंगे, मतलब ऐसा हो। अब उस माँ का भरोसा इतना उठा दिए प्रशासन कि अगर अपने घर का भी आदमी वर्दी में दिखाई दे तो फिर भी उससे भी डर लगता। उसके आँख के सामने आप मार रहे हैं, डर नहीं होगा? डर नहीं होगा, किसी को भी डर होगा। इसीलिए भाई ने यहाँ तक कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी आखिर करे भी क्या। लेकिन मेरा कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम किससे का। इस कहानी का एक और पहलू है जो इसे और जटिल बनाता है। भरत भूषण तिवारी का परिवार पुलिस व्यवस्था से पूरी तरह अनजान नहीं है। परिवार के मुताबिक भरत के पिता खुद बिहार पुलिस में ड्राइवर रह चुके हैं, चाचा भी जेल पुलिस में सेवा दे चुके हैं। यानी जिस परिवार की तरफ से आज पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो परिवार खुद भी इस सिस्टम का हिस्सा रह चुका है। तो उतना हम जानते हैं, कुछ चाचा हम हैं, हम प्रशासन विभाग में थे, पुलिस विभाग में ना, हम जेल विभाग में जमदार। जेल विभाग में आप जमदार जी। हाँ, दादाजी थे। क्या थे वो अंग्रेजी शासन में जब था तो उस समय ब्रिटिश हाँ उस समय थे अपना पुलिस विभाग में से। उसके बाद वो नौकरी छोड़ दिए थे। हाँ, आपके मतलब बड़े पापा कितने भाई? 5 भाई। 5 भाई। इनमें से कितने लोग पुलिस में? अधिकतर 5 जो भाई हैं इनमें से 4 भाई विभाग में ही थे, पुलिस विभाग में। हाँ। मतलब तो बताइए, जब ये सिस्टम एक सर्विसमैन को पुलिस रिटायर को साथ जब इस तरह का जो हो रहा है, हमारा परिवार सब ठीक है, कहीं गलत नहीं, वैसा आदमी के साथ इस तरह का हुआ। ये थोड़ा सा जिद्दी टाइप का लड़का था, इतने ही इसमें थोड़ा सा माइंडली कुछ था ऐसा, लेकिन कहीं इसका एक भी को पूछ लीजिए पूरे दुनिया में कहीं इसका कोई आपको कोई एक भी आदमी अगर सब बोलता होगा कि इस टाइप का लड़का है, तब ना। यही वजह है कि उनके सवाल सिर्फ भावनात्मक नहीं लगते, बल्कि प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी लगते हैं। जैसे अगर सरेंडर हुआ था तो गोली क्यों चली? अगर पिता थाने में थे तो उन्हें क्यों रोका गया? अगर मोबाइल पुलिस के पास है तो क्यों? यही वो बात है जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना देती है। लेकिन किसी भी कहानी का सिर्फ एक पक्ष नहीं होता। इस मामले में बिहार पुलिस का पक्ष भी उतना ही जरूरी है। बिहार पुलिस के एडीजी सुधांशु कुमार का कहना है कि इस पूरे मामले में 2 कांड दर्ज किए गए और इनके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को प्राधिकृत किया गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग भी बनाया गया। देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। उसमें 2 एफआईआर हो। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद है पारदर्शी और सही जांच। एडीजी ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि 16 जून को जब भरत भूषण फेसबुक लाइव पर आया था और उसके बाद जब पुलिस उसके घर गई तो उसे उसी समय कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। इसी सवाल के आधार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई। उनके मुताबिक इस कार्रवाई में एसएचओ समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ।
इस आरोप में एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। यानी पुलिस यह मान रही है कि शुरुआती स्तर पर लापरवाही हुई थी और उसी वजह से विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब मामला सिर्फ विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं दिख रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में DSP और तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी हत्या की FIR दर्ज होने की बात सामने आई है। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि संबंधित FIR दस्तावेज या अदालत के रिकॉर्ड से अलग से करना बेहतर होगा। लेकिन अगर यह तथ्य आधिकारिक रूप से पुष्ट होता है तो इसका मतलब होगा कि मामला विभागीय जांच से आगे बढ़कर आपराधिक जवाबदेही तक पहुंच चुका है। ADG सुधांशु कुमार ने यह भी कहा है कि मामला अब न्यायिक जांच में है, इसलिए इस पर जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ये मामला जो है चूंकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब जुडिस करना होगा, प्रेजुडिस करना होगा राधा। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस यह संदेश दे रही है कि अब इस मामले की सच्चाई जांच के जरिए सामने आएगी, न कि सिर्फ बयानों के जरिए। अब इस केस ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें CBI जांच या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में घटना से जुड़े वीडियो, CCTV फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार के रिकॉर्ड और फॉरेंसिक सबूत सुरक्षित रखे जाने की भी मांग की गई है, ताकि बाद में किसी भी जांच में सबूतों के साथ छेड़छाड़ या कमी का सवाल न उठे। अगर ये मांगे आधिकारिक याचिका या प्रतिनिधित्व का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब है कि परिवार अब इस मामले को सिर्फ एक इनकाउंटर कंट्रोवर्सी नहीं, बल्कि एविडेंस प्रिजर्वेशन और इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे के रूप में भी उठा रहा है। अब तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। एक तरफ परिवार है जो कह रहा है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था और उसके बाद उसे गोली मारी गई। परिवार यह भी कह रहा है कि भरत की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन उनका सवाल वही है, अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो उसके बाद गोली क्यों चली। दूसरी तरफ पुलिस है जो कह रही है कि मामला जांच में है, जांच आयोग बना दिया गया है, DIG स्तर पर अनुसंधान चल रहा है और शुरुआती लापरवाही को लेकर विभागीय कार्रवाई भी की जा चुकी है। और अब तीसरी परत जुड़ गई है, कोर्ट, स्वतंत्र जांच की मांग और पुलिस कर्मियों पर FIR की रिपोर्ट्स की परत। यानी अब मामला सिर्फ परिवार बनाम पुलिस नहीं रह गया है, अब इसमें जांच, जवाबदेही, संस्थागत निष्पक्षता और सबूतों की सुरक्षा, ये सब सवाल एक साथ जुड़ चुके हैं। अब जरा इस पूरे मामले को सीधे सीधे समझते हैं। इतना तो साफ है कि भरत भूषण तिवारी की मौत पुलिस कार्रवाई के बाद हुई। इतना भी साफ है कि इस घटना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। परिवार हत्या का आरोप लगा रहा है, पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है। पुलिस यह भी कह रही है कि मामले की जांच DIG स्तर पर हो रही है और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग भी बनाया गया है। इसके अलावा यह भी साफ है कि 16 जून वाले फेसबुक लाइव के बाद भरत को समय रहते कंट्रोल न कर पाने के मामले में कई पुलिस कर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज होने की भी बात सामने आई है। उधर सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका दायर होने की भी खबरें सामने आई है। लेकिन इसके बावजूद कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। सबसे पहला, अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था तो उसके बाद क्या हुआ? दूसरा, गोली चलाने की नौबत आखिर क्यों आई? तीसरा, घटना वाले दिन पिता को थाने में क्यों रोक कर रखा गया? चौथा, क्या पिता को उसी वक्त शंका हो गई थी कि उनके बेटे को मार दिया जाएगा? अगर हाँ तो क्यों? पांचवा, परिवार जिन मोबाइल फोन की बात कर रहा है वे पुलिस स्टडी में क्यों हैं? छठा, क्या पुलिस कर्मियों पर दर्ज FIR और विभागीय कार्रवाई से आगे बढ़कर आपराधिक जवाबदेही भी तय होगी? सातवां, क्या इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस से अलग किसी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए? और आठवां, जो न्यायिक जांच और कानूनी प्रक्रिया अब चल रही है, क्या वो इन सवालों का साफ, भरोसेमंद और निष्पक्ष जवाब दे पाएगी? यही वो सवाल हैं जो इस मामले को सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं रहने देते, बल्कि इसे जवाबदेही, न्याय और कानून के राज का मामला बना देते हैं। भरत भूषण तिवारी अब इस गांव में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के सवाल अब भी यही है। उनके पिता, चाचा,
भाई और शायद इस गांव के भी सवाल। क्या ये एक वैध पुलिस कार्रवाई थी? क्या ये एक इनकाउंटर था? या फिर जैसा परिवार कह रहा है ये एक हत्या थी? इन सवालों का जवाब अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं मिलेगा, न परिवार के आरोप भर से, न पुलिस की सफाई भर से। अब जवाब उस जांच से आना चाहिए जो ये बताए कि उस दिन हुआ क्या था, गोली क्यों चली, शुरुआती लापरवाही कहाँ हुई, क्या पुलिस कार्रवाई वैध थी या नहीं। अब जवाब उस जांच से आना चाहिए जो ये बताए कि उस दिन हुआ क्या था, गोली क्यों चली, शुरुआती लापरवाही कहाँ हुई, क्या पुलिस कार्रवाई वैध थी या नहीं, क्या सबूत सुरक्षित रखे गए और क्या भरत भूषण तिवारी की मौत एक वैध कार्रवाई थी या फिर जैसा परिवार आरोप लगा रहा है मामला कुछ और था। फिलहाल भोजपुर के इस गांव में इंतजार सिर्फ एक चीज का है, जवाब का और शायद न्याय का। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे थे पितृ मंच। धन्यवाद।